मोटिव ये है कि काय समाज हमेशा से देश हित की बात किया है। काय समाज ने हमेशा से देश को बनाने का और सबको जोड़ के चलने की बात की है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, सभी ने एक देश को जोड़ने की बात की है, देश को आगे ले जाने की बात की है, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके। आज जो देश की कंडीशन है वो जाति खंड खंड में बांट करके देश को और देश को गुलाम बनाने की तरफ ये जो वर्तमान की सरकार है वो सारी ताकतें इसी में लगी हुई हैं। तो मुझे ये लगता है कि काय समाज का इस समय दायित्व बनता है कि अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पे चलते हुए देश की इन बांटने वाली ताकतों को, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतों को, देश को गुलामी की तरफ ले जाने वाली ताकतों से इस देश को छुटकारा दिलाए और एक जो लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र को कायम रखने में अपना पूरा योगदान दें। और जिस तरह से काय समाज ने हमेशा काम किया है उस तरह से, और माननीय मुलायम सिंह की जब से सरकार रही है तब से काय समाज को एक विशेष रूप से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे वो हमारे आराध्य भगवान चित्रगुप्त के नाम पर छुट्टी का आयोजन हो तो उन्होंने ही सबसे पहले चित्रगुप्त पूजा के दिन, कलम दवात पूजा के दिन छुट्टी घोषित की थी। उन्होंने ही दारुल सभा में एक कमरा अलॉट किया था जिसपे अखिल भारतीय काय समाज का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने ही अपने ही कार्यकाल में बाबतपुर एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से रखा था। अपने ही समय में बनारस के वर्णापुल घाट का नाम लाल बहादुर शास्त्री के घाट पर रखा था। और मुंशी प्रेमचंद जी जो बिल्कुल दबे कुचलों की बात करते हैं, हमारे काय समाज से आते हैं, उन्होंने उनकी कहानियों में कितनी सभी वर्गों की समानता को लेकर जिन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं, उनका जो लम्ही आवाज है उसके जीर्णोद्धार के लिए, उनका म्यूजियम बनाने के लिए, पुस्तकालय बनाने के लिए सारे उन्होंने फंड अलॉट किए और काम कराया। लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जो आवास है रामनगर में, वो भी बनारस में, उसके भी जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने ही पहले शुरुआत की और उसको पूरा कराया। आज भाजपा की सरकार में जहां लोग ये मानते हैं कि काय समाज के ज्यादा लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वही मुगल सराय का जब नाम चेंज हुआ, लाल बहादुर शास्त्री वहीं के रहने वाले थे, पूरे काय समाज ने 10 दिन आंदोलन किया और मांग की कि इस अगर मुगल सराय का नाम चेंज हो रहा है तो लाल बहादुर शास्त्री रखा जाए, लेकिन भाजपा वालों ने नहीं सुनी। तो आज पूरा का पूरा समाज इस बात को समझ रहा है कि उसका हित कहाँ है। आज जब एक एमएलसी, माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी लड़ाना हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी ने आशुतोष सिन्हा जी को टिकट दे करके एमएलसी बनाया। और राज्यसभा के जब नॉमिनेशन हो रहे थे तो 3 हमारे पास सीटें थी समाजवादी पार्टी के पास, उसमें से 2 काय समाज के लोगों के लिए उन्होंने अलॉट किया। और जहां जब हमारे 6 विधायकों को भाजपा वालों ने तोड़ लिया, इस कारण आलोक रंजन जी नहीं बन सके, वरना जया बच्चन जी बनी। तो किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, उन्होंने जो भी काय समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि ये लोग निष्ठा से, कर्मठता से इनकी जो काम करते हैं और इनकी जो पूंजी है वो ईमानदारी है, इसलिए वो इस समाज को हमेशा साथ लेके चलते हैं। लेकिन मोदी तो सबका साथ सबका विश्वास की गारंटी दे रहे हैं। सारी गारंटी कैसे कैसे जुमले में बदल गई और शुरू से उनका वो जुमला रहा, 2 करोड़ नौकरी हो, 15 लाख खाते में आना हो, महिला वंदन, अभिनंदन, तमाम महिला सुरक्षा के वादे, सब कैसे जुमलों में बदल गए ये आप सब जानते हैं। और अब तो सब जानने लगे हैं, जनता जान रही है। मैं पश्चिम से लेके इधर तक आ रही हूँ, बीइंग प्रदेश अध्यक्ष मैं और जिलों में भी गई थी। मैंने देखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं, गठबंधन ही नहीं, आम जनता निकल करके कैसे चुनाव लड़ रही है और कैसे जैसे मोह भंग होता है। एकदम से उनके समझ में आने लगा है कि ये तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें करते करते सारी नौकरियां खत्म कर दी। सरकारी नौकरियों में भी प्लेसमेंट हो रहे हैं मैन पावर सप्लाई के तहत, एक ढोक पे नौकरियां दे रहे हैं, सब कुछ देश बिकता चला जा रहा है। अभी हम लोग सुन रहे थे, आप बोल रही थी कि अग्निवीर पे आपने बोला कि 4 साल की नौकरी में जो है वो जवान देश के लिए नहीं है, वो चाइना की सेना में भर्ती ले रहा है। ये क्या मामला है? मैंने देखा था, मैंने आपके ही चैनलों के माध्यम से कहीं से देखा था कि हमारे जवानों ने चाइना की फौज में भर्ती लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि 4 साल की नौकरी उनको कोई गारंटी नहीं लग रही है। उनकी अपनी लाइफ की, ना उन्हें दर्जा मिल रहा है शहीद का, ना उन्हें कैंटीन की सुविधा मिल रही है, और उनकी जब नौकरी करने की उम्र हो रही है तब तक वो रिटायर्ड हो जा रहे हैं।
तो हमारे जवानों का, जब हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं का जैसे कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, हमारे युवाओं का जब मनोबल गिरता जाएगा तो हमारा देश कैसे ऊपर होगा। और आज 60% युवा आबादी वाला ये देश पूरी तरह से उसका मनोबल डाउन हो चुका है अग्निवीर योजना के तहत, और जिस तरह से नौकरियों में पेपर लीक हो रहा है उसके कारण। तो आज युवाओं का जो पूरे, आप सब जगह देखिए, हम 10 बुलाते हैं भीड़ में 30 लोग आते हैं, 40 लोग आते हैं। उन युवाओं को अब लगता है कि बिल्कुल चेंज होना चाहिए। और जब 40 साल की सत्ता में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया और युवाओं का ही वो आंदोलन था, वो सत्ता बदल गई, तो ये भी सत्ता बदलने में अब बहुत देर नहीं है। सत्ता 4 तारीख को बदल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अंबानी अडानी के चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर भी आपने कुछ बोला, उस पर क्या इलैबोरेट करें? मैंने आप लोगों के ही चैनल के माध्यम से पढ़ा है, देखा है कि उनके कई ऐसे, उनके पैसे जो हैं ये उन लोगों के बिजनेस में शेयर उनका लगा हुआ है, उनके पैसों का। हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है, और कितना पैसा, 16 लाख करोड़ रुपया जो ये लोग बाहर चला गया, वो हमारे देश में आएगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। ये बाहर से काला धन ला करके हमारे लोगों को 15-15 लाख देने की बात कर रहे थे, और हुआ क्या? तो सब कुछ तहस नहस हो रहा है। ये आखिरी समय है लोकतंत्र बचाने का, और मुझे लगता है कि जिस समय से चुनाव का पहला चरण शुरू हुआ, जनता ये समझ रही है और जनता वोट दे रही है। और जिस तरह से आप वर्तमान में जो सरकार है उसकी भाषा सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एकदम झुंझलाहट उनकी बता रही है कि अब सरकार जा रही है। मैडम, नई हवा है, नई सपा में एक नारा आया है पीडीए। पीडीए में कायस्थ और सवर्ण कहाँ है? ए फॉर अगड़े भी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार कहा है और आपके भी प्रेस में कहा है, ए फॉर अगड़े भी हैं, ए फॉर आधी आबादी भी है। और मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर कायस्थों का पार्टिसिपेशन बहुत कम होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी स्टेट लेवल पे है, मुझे स्टेट की महिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे तमाम लोग हैं, जैसे वहां एमएलसी बनाया गया, 2-4 लोग जो पार्टी में एक्टिव हैं उनको टिकट भी दिया गया। तो इन बात जो हमारा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले की बात है, हम उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। और हमारी वो जो पार्टी चल रही है वो पूरी तरह से सभी को लेके चल रही है। बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, ये सब हमने खत्म किया, माफिया को मिट्टी में मिलाया है। कितना इत्तेफाक? आप पूरब सोनभद्र से लेकर के बनारस और गाजीपुर और जौनपुर होते हुए आप देख लीजिए कितना उन्होंने खत्म किया है। मैं नाम इस समय नहीं लूंगी, मैं उस जगह से आती हूँ, और सोनभद्र आगे जाइए तो किस तरह से चल रहा है इनका काम धाम, किस तरह से खुलेआम अपराधियों को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, और किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल चल रही है, जैसे लगता है कि पूरे भगवान ही उठ करके चले आए हो। तो ये कहने वाली बातें, इनकी हर बात जुमलेबाजी है। और संगठित अपराध, जब मोदी जी जिस दिन आते हैं बनारस में, उसी दिन एक बच्ची की लाश मड़वाडी गाड़ी में पड़ी हुई मिलती है। जिस दिन मोदी जी आते हैं उसी समय बीएचयू के बच्चे धरना इस बात पे देते हैं कि आईटी की छात्रा के साथ रेप हुआ, और वहां के जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के पदाधिकारी थे, मोदी जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ और तमाम लोगों के साथ उनकी फोटो थी। ऐसे जितने भी अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं, 90% के साथ भाजपा के लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। बीजेपी का दावा है कि अब काशी था, अयोध्या था, अब मथुरा के बाद पाक अधिकृत कश्मीर को भी लेंगे। जब चाइना हमारे देश को कब्जा करता चला जा रहा है तो एक शब्द उनके जुबान से नहीं निकलता है। अब पाक अधिकृत कश्मीर को लेने की बात दूर है, अब मथुरा और काशी, जब वो अयोध्या की उन्होंने बात की, अयोध्या में उनके कैंडिडेट बुरी तरह हार रहे हैं। बनारस में हमें लगता था कि मोदी जी का क्षेत्र है इसलिए वो कोई वहां लड़ाई नहीं है। कल की और परसों की रैली में आप देख लीजिए, मोदी जी के 40 कैबिनेट मिनिस्टर, पूरा देश का मंत्रिमंडल वहां आके गली गली घूम रहा है। अगर उन्हें डर ना होता अपनी सीट बचाने का तो पूरा देश आज वहां इकट्ठा ना होता बनारस में। मैं वहीं की रहने वाली हूँ। और दूसरी बात की अयोध्या, जहाँ के मंदिर वो बनाए हैं, जहाँ के नाम पर वो इतने साल चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, वहां का कैंडिडेट बुरी तरह हार रहा है। वहां की जनता खून के आंसू रो रही है। उन्हीं की जमीन उन्हीं के लोग खरीदते हैं सस्ते दामों पे, और मंदिर ट्रस्ट को महंगे दामों पे बेचते हैं। ये सारी पोल वहां की जनता जानती है। बीजेपी जो है मुफ्त राशन को गेम चेंजर मान रही है, क्या मान रही है? तो मुफ्त राशन को गेम चेंजर, अब तो पूरी जनता ये कह रही है कि हमें राशन के बदले में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना है। हमें 5 किलो राशन के बदले
बदले में देश को गिरवी नहीं रखना है। हमें अपने ये महंगाई जो इतनी बढ़ रही है और हमारी बच्चियों की सुरक्षा नहीं दांव पे लगानी है। ये तो महिलाएं आमतौर पे कह रही हैं। ये तो अब जो हमारी समाजवादी और इंडिया गठबंधन की जो गारंटीज हैं वो कहीं उस पे भारी हैं। हम 10 किलो राशन, 10 किलो आटा पैकेट वाला और उन्हें डाटा भी फ्री दे रहे हैं। हम हर बीए पास बच्चों को अप्रेंटिस करा रहे हैं और एक पक्की नौकरी की बात करते हैं और अप्रेंटिस में 8,500 रुपया महीना उनको देने की बात कर रहे हैं। 8,500 रुपया हर महीने गरीब महिलाओं के खाते में आने की बात हो रही है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसके आगे अब इनका वो जो 5 किलो राशन वाली गारंटी खत्म हो गई है। 5 किलो राशन के बदले में उन्होंने 400 का सिलेंडर 1200 में कर दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया और डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए। तो एक आम परिवार से के ऊपर 3 से 3,500 रुपया महीना ये टैक्स वसूल करते हैं एक आम परिवार से, और 5 किलो राशन ये 200 रुपए, मुश्किल से 150 रुपए का देते हैं। ये आम जनता को समझ में आ गया है, इसलिए इनकी सारी बातें अब खोखली हो गई हैं। 4 तारीख को सरकार बदल जाएगी। लग रहा है अखिलेश यादव के नेतृत्व पे कि लगातार उनकी पार्टी के पुराने लोग जो मुलायम सिंह के साथ के थे वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से वो छोड़ रहे हैं, अनदेखी हो रही है। जैसे नारद राय अभी आपके सामने हैं और पीछे राधे मोहन सिंह गाजीपुर के जो सांसद थे उन्होंने छोड़ा, और अब खबरें आ रही हैं कि राम इकबाल सिंह भी जा रहे हैं। आप पुराने लोगों की बात करिए तो पश्चिम से लेके मैं यहाँ तक गिनाऊं, बलराम यादव जी हैं, अंबिका चौधरी जी हैं, आप वहाँ उधर तमाम उधर जो मुजफ्फरनगर, शामली, हरेंद्र मलिक जी हैं। ये इतने पुराने नेता हैं जो सभी अभी पार्टी में हैं। ये भाजपा की साजिश है, कुछ लोगों को चंद प्रलोभन दिला करके और जो निहित स्वार्थ में कुछ कर रहे हो, वरना अखिलेश यादव जी ने सभी को समेट के रखा है और सभी पार्टी के साथ पूरे दल बल के साथ काम कर रहे हैं। उनकी दुआएं और कहते हैं कि उनका युवाओं का जोश और उनका होश आज पार्टी के साथ पूरे बराबरी से काम कर रहा है। गाजीपुर के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, उनको सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से वो रिहाई उनकी जो राहत मिली है और उनको उन्होंने प्रत्याशी चुना है। योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने उनको माफिया घोषित किया। आप क्या कहेंगे? ये कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि माफिया हैं और या क्या है। बाकी जो ऐसे कई लोग हैं जिनको माफिया डिक्लेयर किया गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी भाजपा के प्रत्याशी हैं। और ये उनके कितने करीबी हैं जिनसे वो जेल में जाके मिलते हैं। बहुत सारे उनके अपने लोग हैं जिनको वो बुला करके गुलदस्ते भेंट करते हैं। हमारे जौनपुर के लोग हैं ऐसे। तो वो ये सारी तो पार्टी पॉलिटिक्स उनकी है और वो वही जाने, वो क्या कहते हैं वही जाने। कैसे देखती है, क्या मार्जिन रहेगी जीत की? अरे जीत, मैं आपको बताऊं, इधर के पूर्वांचल के काफी सीटों पर जीत की बहुत लंबी मार्जिन होगी और हमने तैयारी भी इस तरह से की है क्योंकि इनके जो निर्वाचन वाले और ईवीएम बदलने वाले और तमाम इनके जितने जो कर्मकांड हैं चुनाव जीतने के, तो उससे बचने के लिए हमारी पार्टी ने, हमारे लोगों ने और आम जनता ने तैयारी जीत का अंतर बढ़ा करके जीतने की है। यूपी में कितनी सीटें जीते? 80 के 80। 400 मुस्लिम एक अहम सवाल तो रह गया। आज अमित शाह की रैली थी और भारी भीड़ थी और 400 के पार का नारा था, क्या कहें? तो हमारे नेता ने बताया है कि 400 पार मतलब 400 हार, और दूसरी बात की 400 पार मतलब 543 में से 400 हटा दीजिए तो 400 पार वही बचता है 143। तो आज 140 करोड़ की आबादी उनको 140 सीट भी नहीं दे रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे हर स्टेट को उठा लीजिए, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, सब जगह उनकी सीटें बहुत कम हो रही हैं। बहुत कम भीड़ थी एकदम। मैं अभी उधरी से आई हूँ, उनकी रैली जब खत्म हुई है मेरी गाड़ी आसानी से चली आई। आप अखिलेश यादव की रैली में चले जाइए, घंटों आप निकल नहीं पाएंगे। मेरी गाड़ी आसानी से चली आई, मैं उसी समय निकल रही थी जब उनकी रैली खत्म हुई थी। तो बिल्कुल एकदम से कोई रैली में भीड़ नहीं है, ज्यादा भाड़े की बुलाई हुई भीड़ है। मैं देखती हूँ बैंक सखियों को, आंगनबाड़ियों को, आशा बहुओं को पैसे दे दे के लाते हैं। मेरी एक, अभी मैं बनारस में गई थी, मैं तो मेरी एक कार्यकर्ता कह रही थी कि अरे उनके तो 500 मिलता है, हम तो ले गए लोगों को, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला। मैंने कहा तुम्हारे लोगों ने मांगा? बोले नहीं मांगा। तो उनके 500 आज महंगाई इतनी बढ़ा दी है। देखिए महंगाई बढ़ा दो, समस्या इतनी पैदा कर दो कि लोग राम राम जपने लगे, बस ये उनका फंडा है। 500 रुपए मिलने लगे हैं, बस वो चले जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर के एनडीए और खासतौर से बीजेपी ये कह रही है कि वो वोटों के लिहाज से पे बैक करेगा।
इंडिया गठबंधन की। एक वोट उनके वोटों के लिहाज से नहीं मिलेगा। और ट्रिपल तलाक जैसी बातें अब नहीं रह गई हैं, मुस्लिमों में भी नहीं रह गई हैं। ये एकदम से खोखली बातें हैं। आप बहुत उनके बीच में जाइए। हमारे जितने साथी बैठे हैं, ज्यादातर कचहरी से जुड़े हैं, वकालत पेशे से जुड़े हैं, तमाम मौकिल इनके हैं। ऐसी कोई बात अब रही नहीं गई है। और ये केवल मुद्दे हैं। और 2-4 उनके पेड लोग हैं ऐसे जो इस तरह की बातें करते हैं उस कम्युनिटी के। वो आते हैं, मुझे भी मालूम है, मैं बनारस रहती हूँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनके पेड लोग कुछ उस कम्युनिटी के रहते हैं। जब देखो तब उनको उठा के मीडिया के सामने कर देते हैं और जब देखो तो फिर घर के अंदर घुसा देते हैं। ऐसी कोई बात फ्लोर पे नहीं है कहीं। चर्चा है प्रदेश में कि माफिया विहीन चुनाव। माफिया विहीन चुनाव? इस बार माफिया नहीं है चुनाव में। तो अच्छा है, माफिया नहीं है तो। स्टेट गवर्नमेंट डेडलाइन तय करने की बात कर रही है कि माफिया विहीन हम कर देंगे। अब इस बार अगर हमें मैंडेट मिला और डेडलाइन तय करके हम डिक्लेयर करेंगे कि माफिया फ्री स्टेट। अब मैंडेट देखिए मिलना नहीं है। वो जो भी बातें कह दे, माफिया फ्री कर दे, कुछ भी कर दे, गरीबी से हटा दे, गरीबी कम कर दे, बेरोजगारी कम कर दे, देश में जिस तरह के हालात है महिला सुरक्षा को लेकर के उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दे। जिस तरह से बच्चे आज गली गली भट रहे, बीटेक एमटेक के बच्चे चपरासी की नौकरी भरने को तैयार है। जिस तरह से 60 लाख बच्चों पुलिस भर्ती का आवेदन लीक हुआ, पेपर लीक को रोक दे। इस तरह की बात करें ना, मुद्दों की बात करें। ये फालतू बातें करने से क्या फायदा। अब जनता का दिमाग किसी भी बात से भटकने वाला नहीं है। ओके।